नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है कार्यक्रम पिंक सिटी 360 का। शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दरअसल इस वक्त बड़ी जानकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं कि कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एसओजी के हाथ जुड़ा मास्टरमाइंड मोहन फिलहाल बड़ी जानकारी है और एसओजी ने दिल्ली से आरोपी को दस्तयाब किया है। फिलहाल जानकारी बड़ी है और मामले में अब तक 14 आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। आपको बता दें, एसओजी के हाथे मास्टरमाइंड मोहन जड़ा है। लगातार छानबीन की जा रही थी और एसओजी की तरफ से फिलहाल अब जो इसका मास्टरमाइंड है मोहन, उसको पकड़ लिया गया है। दिल्ली से यह गिरफ्तारी की गई है। आपको जानकारी देते हैं कि ये पूरे मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और मामले की छानबीन लगातार की जा रही थी। एक के बाद एक नए खुलासे निकलकर सामने आए थे और ऐसे में अब जो इसका मास्टरमाइंड था मोहन, वो भी एसओजी के हाथ से चढ़ा है। बड़ी खबर है ये। साथ ही आपको यह भी जानकारी देते हैं कि पूरा मामला कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ा हुआ है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जयपुर में चल रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने वर्चुअली तौर पर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम प्रादेशिक पार्टियों पर नाम लिए बगैर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वंशवादी पार्टियां देश को पीछे ले जाने में लगी हुई हैं, लेकिन हमने परिवारवाद को कम करने का काम किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। तंत्र के लिए यह सबसे घातक परंपरा है। अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, लोकतंत्र को मूल्यनिष्ठ बनाना है, तो हमें ये वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अविरत संघर्ष करना ही है। दोस्तों, पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है और महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने प्रदेश भाजपा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष में अच्छा काम कर रही है। बीजेपी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को आने वाले चुनाव में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की हिदायत दी है। उन्होंने बीजेपी को हमलावर बनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज राजस्थान। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किन बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको जानकारी देते हैं, ये 5 बड़े प्रहार हैं जो पीएम मोदी की तरफ से किए गए। परिवारवाद की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया, ये सबसे बड़ा बयान है जो पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। दूसरा कहा गया कि वंशवादी पार्टियां देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका जीवन परिवार से शुरू, परिवार पर खत्म होता है। तो परिवारवाद पर साफ तौर पर पीएम मोदी ने हमला बोला है। परिवारवादियों ने गांधी के विजन से उल्टा काम किया है। लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसी राजनीति के खिलाफ होना चाहिए। तो परिवारवाद की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया है, ये सबसे बड़ी बात है जो पीएम मोदी की तरफ से कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्षी पार्टियों पर बड़े प्रहार किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर सबसे अधिक जोर दिया और सीधे तौर पर संकेत दिया कि परिवारवाद की ओर राजनीति को धकेला जा रहा है और कहा कि परिवारवाद की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचाया है। वंशवादी पार्टियां देश को पीछे ले जाना चाहती हैं और साथ ही साथ पीएम ने कहा कि उनका जीवन परिवार से शुरू, परिवार पर खत्म होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन से हमें हमेशा ऊर्जा मिलती है। साथ ही नड्डा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में पार्टी को आगे लाने पर मार्गदर्शन दिखाया जाता है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में हुई परेशानी पर बोले कि महामारी में भी पीएम मोदी ने देश सेवा के संगठन का मंत्र दिया और पीएम मोदी ने लोगों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संगठन की जब जब आवश्यकता पड़ी है, संगठन की हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको नेतृत्व मिला, मार्गदर्शन मिला और समय मिला है। वह हम सबको अपने व्यस्ततम समय में भी, जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी, वो हमेशा हम सबके मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है। हर चुनाव में हमारे विरोधियों ने हमें शिकस्त देने का हर भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता का आदरणीय मोदी जी पर अटूट विश्वास और उनके कार्यक्रमों पर मोहर एक बार नहीं बारंबार लगाई है। यह हमारे लिए बहुत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी वाले बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए जवाब दिया। सीएम गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नहीं उनका घमंड बोल रहा है। पहले ये 50 साल बात कर रही थे और अब 25 साल शासन की बात कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बात 25 वर्ष की सत्ता की बात कही, हम सत्ता में रहेंगे, ये तो भविष्य वक्ता कोई है नहीं। जम्मू कश्मीर में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। कल क्या मूड हो जनता का कोई नहीं कह सकता है। इसलिए ये उनका अहम और घमंड बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि जयपुर में से भाजपा का संदेश साफ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, मैडम, बीजेपी की जो बैठक आज हुई है, क्या संदेश लेके अभी आ रहे हैं। कोई संदेश तो यही है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका कोचर ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण सिंह जी, क्या साफ संदेश लेकर के जा रही है बीजेपी जयपुर से? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता विकासवाद की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे। जो विपक्ष की पार्टियां जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही हैं, उनके एजेंडा में अपने को किसी भी प्रकार से नहीं आना है और संगठन को मजबूत करना है। आगामी विधानसभाओं को चुनाव जीतना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन प्राप्त हुआ, कार्यकर्ता एक एक बात को अच्छे से पालन करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जो मार्गदर्शन उसको भी पालन करने को। राजस्थान के प्रभारी, राजस्थान में क्या हाल रहेगा बीजेपी? राजस्थान में तो हालत कांग्रेस में कुशासन का चक्कर चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधीकरण है, महिलाओं पे हत्या नंबर 1 पे है। यह प्रदेश को गहलोत सरकार ने, ये धोखे में आई हुई सरकार प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। मैं तो यही कहूँगा, राजस्थान की जनता भी करे कि धोखे में आई हुई सरकार को धक्का देकर हटाना है। जितने दिन गहलोत सरकार रहेगी उतने दिन राजस्थान की और हालत खराब हो रही है। ये थे अरुण सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार जितने दिन राजस्थान में रहेगी उतने दिन राजस्थान की जनता की हालत दिन पर दिन खराब होती जाएगी। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीजेपी की चलिए आपको सीधे बिरला ऑडिटोरियम ले चलते हैं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको बिरला ऑडिटोरियम की दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष। साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वहां पर मौजूद हैं। दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। कौन देगा? इसमें नाम तो लिखा ही वसुंधरा जी से आग्रह है कि आप चुनरी का दुपट्टा पहनाएंगे। पहना दिया सतीश जी भाई साहब ने। और स्मृति चिन्ह के लिए मैं अरुण जी चतुर्वेदी, जो हमारी समिति के संयोजक हैं,
वसुंधरा जी से कहूंगा कि आप आदरणीय नड्डा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जेपी नड्डा जिंदाबाद। जयपुर की नड्डा जी का स्वागत है। अब मैं हमारे बीच में हमारे भारती बहन जी आई हैं क्या? नहीं है। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। सतीश जी पूनिया साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से। मोहनलाल जी गुप्ता जो हमारी समिति के सदस्य हैं वो पधारेंगे और रामचरण जी बोहरा साहब। भाई साहब को इस सतीश जी पूनिया का एक बार पुनः स्वागत है। हाँ, आप अब रुको। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री अलका जी गुर्जर, वसुंधरा राजे जी सिंधिया जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, शालिनी शर्मा जी, मोहनलाल जी गुप्ता और रेखा जी राठौड़, उनको चुन्नी, बुके और दुपट्टा पहनाएंगे। आदरणीय मोहनलाल जी गुप्ता हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। रेखा राठौड़, जोरदार तालियां। अतिथियों का स्वागत करके हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी गुर्जर भी मौजूद हैं। दीपा जी नाथावत और जयश्री गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि तुरंत आए और दुपट्टा और चुनरी का साफा पहनाए। दीपा जी नाथावत हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा और मंत्री हैं। तो फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी का, जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। अभी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 4 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। दरअसल बेनीवाल बिहार से राजस्थान में आने वाले बाल मजदूरों के रेस्क्यू और पुनर्वास के अहम मुद्दे को लेकर दौरे पर है। अब आपको बता दें कि बच्चों को शिक्षा के नाम पर लेकर जाया जाता है और लेकिन यहाँ उनसे मजदूरी कराई जाती है। दिवसीय बिहार यात्रा पर रहेंगे, उसके अंतर्गत और मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में अन्य राज्यों से जो बालक आते हैं या राजस्थान के जो बालक मजदूरी के हिसाब से बाहर जाते हैं, तो हमने देखा है जिस तरह से राजस्थान में 80% बच्चे बिहार के आते हैं। चाहे हम बाल मजदूरी की बात करें, चाहे बाल श्रम की बात करें, बच्चों के माता पिता होने के बावजूद नियोक्ता द्वारा ये लुभावने वादे किए जाते हैं कि इनको शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। परंतु जिस तरह से हमारे सामने मामले निकल कर आते हैं कि नियोक्ता जिनको बच्चों को सुपुर्द करता है, उनके द्वारा बच्चों से भारी काम करवाए जाते हैं, ना शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ना भरण पोषण की उचित व्यवस्था होती है। उसको देखकर बाल आयोग ने एक चिंता जताई है और ये सोचा है कि बच्चों का बेहतर पुनर्वास उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के माता पिता के साथ होना आवश्यक है। उसको लेकर बाल आयोग, बिहार बाल आयोग के साथ में बैठेगा, उनके अधिकारियों के साथ, आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में बैठकर बातचीत करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं से हम बातचीत करेंगे और ये तय करेंगे कि किस तरह से कार्य योजना बने
कि हमारे बच्चे अन्य राज्यों में ना जाएं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, वो अपने ही राज्यों में रहकर शिक्षा। और वहीं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका जी हमारे साथ में मौजूद। अलका जी, आज आपने राजस्थान पर एक प्रस्ताव रखा था, क्या उसके मुख्य बिंदु है मैडम? ये राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है, सरकार से परेशान हो चुकी है और जनता देख रही है कब 2023 आए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में आए। मैडम, आपको क्या लगता है ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हुई? करौली से लेकर के हम लगातार देख रहे हैं, ये जोधपुर भी देख रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए हैं, वोट बैंक की राजनीति पर आ गए, ताकि जनता दिग्भ्रमित हो जाए और विकास का मुद्दा नहीं उठाए और इनकी आपसी लड़ाई है उससे जनता का ध्यान भटक सके। अलका गुर्जर, जिन्होंने राजस्थान पर प्रस्ताव पेश किया था ऑफिस वीरस मीटिंग में, उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार मुद्दों पर से ध्यान अटकाने के लिए करौली जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। प्रदेश में एक बार फिर रेप की घटनाएं सामने आई है। जयपुर में एक मुंह बोले भाई ने एक विवाहिता के साथ इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया। वहीं सवाई माधोपुर के बौली में कुछ बदमाशों ने एक युवती को उठाकर ले गए और गैंग रेप किया। महिला अपराध के बढ़ रहे हैं मामले, मुंह बोले भाई की काली करतूत। जयपुर में हैवानों की हैवानियत का मामला शास्त्री नगर से सामने आया है। 36 वर्षीय एक विवाहिता के साथ उसके मुंह बोले भाई ने ही कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। 1 महीने पहले पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी ने धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी पीड़िता का लगातार शोषण करता रहा और आखिरकार महिला ने हिम्मत करके अपने परिवार के सदस्यों को आप बीती बताई और थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। बौली में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, अगवा करके युवती से गैंगरेप। हैवानियत की ऐसी घटना बौली में भी हुई, जहां एक गांव में 20 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 14 मई की रात पीड़िता अपने बरामदे में सो रही थी। रात 11 बजे आरोपी कुलदीप सिंह 3 से 4 लड़कों के साथ आया और उसे जबरदस्ती उठाकर स्कॉर्पियो में डालकर ले गया। इसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर एसएचओ श्री कृष्ण मीणा ने आईपीसी की धारा 366, 376 डी के तहत केस दर्ज किया और अब जांच जारी है। बौली थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि कुलदीप नाम का व्यक्ति जो निवासी रेमुटी का है, उसके साथ 3-4 व्यक्ति हैं और बताए, जिन्होंने एक पीड़िता के साथ पीड़िता को घर से रात्रि को उठाकर ले जा करके दुष्कर्म किया है। इस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान शिव साहब भामुआ द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल वगैरह करवा ली, जिसका मेडिकल आज कराया गया है और जो भी आगे जो भी तफ्तीश की जा रही है वो श्रीमान शिव साहब भामुआ द्वारा की जा रही है। कड़े कानूनों के बावजूद भी महिलाएं असुरक्षित हैं और खौफ के माहौल में जी रही हैं। बलात्कार की घटना 21वीं सदी में हमारे समाज के मानसिक तौर पर पिछड़ेपन का सबूत देती हैं। बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के नारे भी खोखले साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। खबर जयपुर से, जहां पर बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ की मुश्किलें बढ़ी हैं। सुरेंद्र सिंह है बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ। सुरेंद्र सिंह पर एक और केस दर्ज हुआ है। हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद ये केस दर्ज किया गया है। घूसकांड में हाईकोर्ट ने किया जमानत पर रिहा आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एसीबी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 13.59 करोड़ रुपए है। एसीबी की जांच में वैध आय से 11.99 करोड़ रुपए अधिक है। आय से 750% अधिक संपत्ति के तथ्य उजागर हुए हैं। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ ये तीसरा मामला दर्ज किया गया है। तो मुश्किलों में बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ, आरोपी और उसकी पत्नी दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। एसीबी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर तीसरी बार जो शिकायत है वो दर्ज की गई है।
राजस्थान में कोरोना के मामलों के बीच स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में एक महीने में स्वाइन फ्लू के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस साल के 4 महीने की बात करें तो 18 मई तक राज्य में 58 फ्लू के केस दर्ज किए गए, जबकि एक स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। हालांकि पहले माना जाता था कि गर्मी में स्वाइन फ्लू का वायरस निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन 40 से 45 डिग्री तापमान में भी ये लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अलग से एक स्वाइन फ्लू वार्ड तैयार कर लिया गया था, लेकिन पिछले 2 या 3 सालों से स्वाइन फ्लू के मामले काफी कम हो गए। में बदलाव को देखते हुए तेज गर्मी में लोगों को बाहर निकलना और ठंडा गर्म का असर होते हुए कारण से काफ़ी लोग जुकाम खांसी की जद में आते हैं। इसी दौरान ये जब टेस्ट कराते हैं तो उनका जांच में पता लगता है स्वाइन फ्लू के केस का, और लगभग हमारे इस महीने में काफ़ी केस बढ़ोतरी हुई है। टोटल जयपुर 36 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, 32 केस हमारे इसी माह पॉजिटिव आए हैं। 4 केस इससे पूर्व के माह में पॉजिटिव आए थे। हमने सभी जगह पर सभी संस्थानों को निर्देशित कर दिया है कि समय पर सभी लोगों की जांच सुनिश्चित कराएं, समय ट्रीटमेंट सुनिश्चित कराएं, जिससे किसी प्रकार से स्वाइन फ्लू के केस बढ़ नहीं पाएँ। सभी संस्थानों को हमने इससे सचेत कर दिया है, क्योंकि वायरल डिजीज है, इसका कभी भी बढ़ाव हो सकता है। यदि थोड़ी सी असावधान रहती है, यदि इसमें भी वही है कि यदि आप छींकते हैं या आप अपने उससे हाथ लगाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, यदि। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।